हेलो साथियों, मैं अजय कुमार प्रजापति आप लोग का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम लोग गति चैप्टर का चौथा हिस्सा पढ़ेंगे। साथियों, आज के इस भाग में हम आप लोग को बताएंगे ग्राफ विधि द्वारा गति के समीकरण को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो साथियों, पहले तो हेडिंग लिख लेते हैं। तो इसमें आज की हेडिंग है इक्वेशन ऑफ मोशन बाई द ग्राफ मेथड। तो साथियों, इसको जो है हिंदी में लिख सकते हैं ग्राफ विधि द्वारा गति के समीकरण। तो साथियों, बहुत ही आसान है। पिछले एपिसोड में या वीडियो में आपने देखा कि ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, ग्राफ को हम कैसे बनाते हैं, ग्राफ का निर्माण कैसे होता है और ग्राफ को किस विधि द्वारा, किस पैमाने के द्वारा कैसे बनाया जाता है, इसको आपने देखा था। तो साथियों, आज हम लोग एक त्वरण का ग्राफ बनाते हैं। आप लोग जानते हैं त्वरण के ग्राफ को बनाने में वेग और समय के आंकड़े का होना आवश्यक है। तो साथियों, अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं और साथियों इस ग्राफ में हम इसको y अक्ष मान लेते हैं साथियों, और साथियों इसको बढ़ाते हुए बड़ा से बनाया जाए, इसको साथियों और थोड़ा से बड़ा कर दिया जाए, इसको x अक्ष मान लिया जाए साथियों। और साथियों यहाँ पर हम मान लें यह अक्ष जो है समय को बताता है साथियों, इसको हम सेकेंड में मान ले रहे हैं साथियों, इधर एक बढ़ रहा है। और साथियों इस y अक्ष को हम लोग वेग मान ले रहे हैं साथियों, और यह जो है इस दिशा में बढ़ रहा है। तो साथियों, अगर हम बात करते हैं इस वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसको आप लोग जानते ही हैं। तो साथियों यहाँ पर मान लें कोई एक वस्तु है, क्या है साथियों, एक वस्तु है, उसकी जो है प्रारंभिक स्पीड यानी कि प्रारंभिक जो वेग है वह इस दिशा में हो रही है। तो यहाँ पर साथियों प्रारंभिक वेग हो जाएगा। अगर हम इस मूल बिंदु से देखें, इस प्रारंभिक जो वेग है उसकी दूरी को अगर हम मान लें साथियों, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह लिख दे रहे हैं साथियों, यह प्रारंभिक वेग है जिसको आप u से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं साथियों? u से प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों यह मान लेते हैं स्थान a है साथियों। इसी प्रकार यह वस्तु जो है गति करते हुए b पर पहुँचे। अगर हम मान लें यह वस्तु जब b पर पहुँची उस समय इसका जो वेग था वह अंतिम वेग मान लिया जाएगा साथियों। तो साथियों अगर हम इसको इस तरह बढ़ा दें तो यह y अक्ष पर जिस बिंदु पर प्रक्षेप करेगा साथियों, इसी बिंदु को ही हम क्या मान लेंगे साथियों, अंतिम वेग मान लेंगे। और इसको हम लोग v से प्रदर्शित करेंगे। क्या प्रदर्शित करेंगे साथियों, यह मान लेंगे समय जो है प्रारंभिक समय है, इसको हम 0 मान लेते हैं साथियों। और इस a से लेकर b तक पहुंचने में उस समय को भी अगर हम मान लें कितना समय लगा है साथियों, तो वह समय अगर हम समय वाले अक्ष पर एक लंबवत लाइन b से बनाएं तो साथियों यह मान लेते हैं या d बिंदु पर प्रक्षेपित कर रही है साथियों। तो अगर हम इस लाइन को अब सीधे से मिला दें तो साथियों यहाँ पर o से लेकर d तक की जो दूरी है वह समय में यहाँ पर व्यक्त की है। तो साथियों इस समय को हम लोग क्या मान लें, इस समय को साथियों हम लोग क्या मान लेते हैं, इस समय को हम लोग t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं। अब साथियों अगर हम यहाँ पर एक लाइन इस क्षैतिज तल के समांतर में ही बनाएं, साथियों जितनी दूरी o से लेकर d तक की है उतनी ही दूरी इस बिंदु से इस बिंदु के प्रक्षेपित बिंदु तक होगी साथियों। अगर हम इस प्रक्षेपित बिंदु को c मान लेते हैं तो साथियों क्या मिलता है,
ओ से लेकर सी तक की जो दूरी है साथियों वह इस दूरी के बराबर होगी, अर्थात वह साथियों कितना होगा, टी होगा। तो साथियों अगर हम मान लें यह वस्तु के द्वारा चली गई जो कुल दूरी है वह साथियों क्या है, यस। क्या है साथियों, यस दूरी है साथियों, यहाँ से ए से लेकर बी तक की दूरी है। अगर हम बात करें साथियों जो यहाँ पर ओ ए बी सी डी साथियों वह क्या हुआ, वह एक कैसा दिख रहा है साथियों, वह एक चतुर्भुज की तरह दिख रहा है। कैसे दिख रहा है साथियों, चतुर्भुज की तरह दिख रहा है साथियों। उस चतुर्भुज को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लाल भाग से छायांकित कर दे रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर पता क्या चला कि यह ओ ए बी सी डी एक चतुर्भुज हो गया साथियों। यह कौन से प्रकार का चतुर्भुज हो गया, पहले तो इसको समझ लेते हैं साथियों। यह एक समलंब चतुर्भुज है साथियों। चतुर्भुज को आप लोग ऐसे निशान के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो साथियों आप लोग को बताया जाए गति का पहले समीकरण का जो सूत्र होता है वह क्या होता है। तो साथियों गति का प्रथम समीकरण, तो साथियों गति का जो प्रथम समीकरण होता है वह क्या होता है, v = u + at। साथियों यहाँ पर v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, इसमें कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं साथियों। यदि आपको न पता हो तो साथियों आप जो है इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और साथियों पिछले जो गति के चैप्टर हैं उसके पार्ट के वीडियोज़ को आप देखिए साथियों, बहुत ही डिटेल से समझाया गया है, बताया गया है। अब साथियों यहाँ पर हम लोग इसका क्या करने चल रहे हैं, प्रूफ पढ़ने चल रहे हैं। तो साथियों प्रूफ पढ़ने चल रहे हैं, इसका सिद्ध पढ़ने चल रहे हैं। तो साथियों इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। तो साथियों यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर करने के लिए साथियों यहाँ पर आप लोग एक सूत्र लगाइए जिसको आप लोग कहते हैं त्वरण। त्वरण को साथियों ए से प्रदर्शित किया जाता है और इसका सूत्र होता है साथियों वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, समय परिवर्तन। तो साथियों इसको आप लिखना चाहें तो इसको ए ही रहने दीजिए और वेग परिवर्तन, परिवर्तन को डेल्टा शब्द से प्रदर्शित करते हैं साथियों, और यहाँ वेग है, वेग को भी से प्रदर्शित करते हैं। समय परिवर्तन को भी साथियों परिवर्तन है इसलिए डेल्टा से प्रदर्शित करेंगे, और समय है, समय को साथियों आप लोग टी से प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों यहाँ से एक बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा टी मिल गया है। तो साथियों अगर हम इसको और सरल करते हैं तो वेग परिवर्तन को बताता है साथियों, वेग जो परिवर्तन होता है उसका मान अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है। तो साथियों अंतिम वेग को v से प्रदर्शित किया जाता है और प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित किया जाता है। तो साथियों इसी के अंतर को ही वेग परिवर्तन कह दिया जाता है। अर्थात साथियों आपको मिल जाएगा a बराबर v माइनस u और साथियों डेल्टा टी है। तो साथियों डेल्टा टी यहाँ पर साथियों यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, यह समय कुल कितना परिवर्तन हो रहा है साथियों, यह जो है उस समय को बताएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का समय जो है ओ से डी तक का वह टी है। तो साथियों वह क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पर वेग परिवर्तन की बात हो रही है। तो साथियों यहाँ पर देखिए ए से वस्तु चलना प्रारंभ की थी तो इसका प्रारंभिक वेग कितना साथियों, ये कितना है, यू है, और साथियों अंतिम वेग वह कितना साथियों, भी है। तो साथियों इस प्रकार हमें क्या मिल गया, इस ग्राफ विधि द्वारा जो वेग परिवर्तन हुआ साथियों वह कितना मिल गया साथियों, v माइनस यू बटे टी मिल गया। तो साथियों इसी को आप समझने के लिए लिख लेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे साथियों समय परिवर्तन। या एक ही वेग है साथियों, एक ही चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों या तो आपको हिंट के लिए दिया गया था, आप इसको क्या कीजिए पक्षांतर कर लीजिए बटे एक मानते हुए, ए को टी से गुणा करेंगे साथियों आपको ए टी मिलेगा, और एक से इसमें इस दिशा में जब दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे साथियों तो एक से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों,
तो यहाँ पर भी माइनस यू ही मिलेगा। तो साथियों इसको सरल कर लेते हैं तो क्या मिल जाता है, v बराबर u प्लस ए टी मिल जाता है साथियों। यही क्या है, गति का प्रथम समीकरण है साथियों। तो आप इसको समझ गए होंगे, अगर समझ गए हैं साथियों तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों इसको मिटाया जाए। अब साथियों हम लोग गति के प्रथम समीकरण के बाद गति का दूसरा समीकरण भी पढ़ेंगे। तो साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको जो है नोट कर लीजिए। फिर हम लोग जो है गति का दूसरा समीकरण पढ़ते हैं। तो साथियों अब इसको मिटा दिया जाए। अब साथियों हम लोग पढ़ेंगे गति का दूसरा समीकरण। तो साथियों आपको बता दिया जाए, ग्राफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ग्राफ वैसे ही रहेगा साथियों, यह x अक्ष है। अब साथियों हम लोग पढ़ेंगे गति का दूसरा समीकरण। क्या पढ़ेंगे साथियों, गति का दूसरा समीकरण। तो साथियों गति का दूसरा समीकरण क्या होता है आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं साथियों, वह होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो साथियों यस क्या है, वस्तु के द्वारा चली गई दूरी है, यू क्या है साथियों, यह प्रारंभिक वेग है, और टी क्या है साथियों, यहाँ है, दोनों समय को बताता है, और ए क्या है साथियों, त्वरण है। तो साथियों अब हम लोग इसके प्रूफ को पढ़ने चल रहे हैं। क्या पढ़ने चल रहे हैं साथियों, प्रूफ को पढ़ने चल रहे हैं साथियों। तो यहाँ पर साथियों ग्राफ भी द्वारा पढ़ना है, इसलिए हम मान के चलते हैं साथियों वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। तो साथियों इस दूरी को हम यहाँ पर यस से प्रदर्शित करेंगे, और साथियों यही यस जो कुल दूरी है यह क्या होगा साथियों, इस समलंब चतुर्भुज के द्वारा जो क्षेत्रफल बनाया गया है उस क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो साथियों यहाँ पर कौन सा क्षेत्रफल बना है साथियों, उसका नाम क्या होगा साथियों, ओ ए बी सी डी, ये चक्रीय चतुर्भुज होगा साथियों। अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं साथियों, क्षेत्रफल ओ ए बी डी के बराबर होगा साथियों। और साथियों यह कैसा चतुर्भुज है साथियों, यह समलंब चतुर्भुज है। चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो साथियों अगर हम इसके एरिया को देखते हैं तो यह दो भागों में इसको बांट सकते हैं। तो साथियों कैसे दो भागों में बांट सकते हैं, पहले तो इसको समझ लीजिए साथियों। एक हिस्सा क्या हो जाएगा, पहले समझ लीजिए किसको बांटना है। तो साथियों आपको देख लीजिए, ये जो हम निशान बना रहे हैं साथियों, ओ ए बी सी डी ओ, इस क्षेत्रफल को आपको जो है समलंब चतुर्भुज यहाँ पर बताया गया है, इसके क्षेत्रफल को बराबर होगा साथियों। यहाँ पर आपको दो भाग में इसको बांट लेना है। कैसे साथियों दो भाग में बांट लेना है, एक जो है नीचे वाले भाग के बराबर, एक ऊपर वाले भाग के बराबर। तो साथियों नीचे वाला भाग क्या हो गया साथियों, या चतुर्भुज को बता रहा है, और ऊपर वाला भाग साथियों या त्रिभुज को बता रहा है। तो साथियों ये त्रिभुज का भाग हो गया, और ये साथियों चतुर्भुज का भाग हो गया। तो साथियों यह देखने में किसके बराबर है साथियों, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो साथियों इसी को आप लिख दीजिए, क्या हो जाएगा साथियों, यस बराबर, साथियों इसको दो भाग में लिखते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे आयत के, तो साथियों आयत का यहाँ पे नाम भी लिख दीजिए, आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज, त्रिभुज का भी नाम लिख दीजिए साथियों, यहाँ पर त्रिभुज
ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो साथियों आप लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है साथियों? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो साथियों अगर हम बात करते हैं, जो लंबाई है साथियों वह टी है और जो चौड़ाई है वह यू है। तो साथियों आप लंबाई गुणे चौड़ाई इसका मान लिखेंगे साथियों। इसका सूत्र क्या हो जाएगा साथियों? पहले तो इसको लिख लेते हैं। इसका मान हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हो गया साथियों त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप जानते हैं 1/2 आधार गुणे लंब। तो साथियों यहाँ पर इसका मान इस फिगर से रखिए तो आपको क्या मिल जाएगा साथियों? लंबाई का मान u है, इसको u रख दीजिए, और चौड़ाई का मान साथियों कितना है? यह t है। दोनों को गुणा कर लेंगे तो ut मिल जाएगा साथियों। प्लस है, प्लस का निशान लगा दीजिए। 1/2 लिखा है, 1/2 लिख दीजिए। आधार को साथियों यहाँ पर आधार की जो कुल दूरी है साथियों वह t है। तो साथियों इसको t मान लेते हैं। और जो लंबवत दूरी है साथियों वह BC के बराबर होगी। और साथियों BC की दूरी अगर हम पता करें तो वह कितना हो जाएगी साथियों? इस दूरी में से, अर्थात इस दूरी में से साथियों V में से अगर इस दूरी को घटा दिया जाए, अर्थात साथियों U को घटा दिया जाए, तो साथियों इसका जो मान होगा V माइनस U के बराबर होगा। किसके बराबर होगा साथियों? BC V माइनस U के बराबर होगा, जो कि यहाँ पर लंब को बताता है। तो साथियों लंब को यहाँ पर लिख लीजिए V माइनस U। तो साथियों आप जानते क्या हैं? आप जानते हैं V माइनस U बराबर AT होता है साथियों फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से यानी कि साथियों गति के प्रथम समीकरण से आपको क्या पता चल गया? V माइनस U बराबर AT होता है। तो साथियों यहाँ पर देखिए V माइनस U है, या किसके बराबर है? AT के। तो साथियों यहाँ पर भी V माइनस U की जगह AT लिखा जा सकता है। तो साथियों अगर हम लिखते हैं तो क्या मिल जाएगा? तो यस बराबर ही मिलेगा साथियों। यस बराबर UT प्लस 1/2 T। और साथियों यहाँ पर V माइनस U का मान AT लिखते हैं, AT हो जाएगा। साथियों इसको और सरल करते हैं तो यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर मिल जाता है। तो साथियों यही क्या हो गया? गति का दूसरा समीकरण हो गया साथियों। बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। हमें उम्मीद है कि आप एक एक स्टेप को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे साथियों। तो साथियों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। फिर हम लोग गति के तीसरे समीकरण को भी देखते हैं। तो साथियों इसमें कुछ नहीं किया गया है, बहुत ही आसान है। आप केवल क्या कीजिए, इस समलंब चतुर्भुज को त्रिभुज और चतुर्भुज दो भागों में बांट दीजिए। तो साथियों हमने एक भाग को यहाँ पर चतुर्भुज को लिखा है और दूसरे भाग को त्रिभुज के रूप में लिखा है साथियों। उसके बाद चतुर्भुज किस रूप में है? आयत के रूप में है। तो आयत के क्षेत्रफल का यहाँ पे सूत्र लिख दिए हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई के रूप में होता है साथियों। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं आधार गुणे लंब के रूप में होता है। तो साथियों इस ग्राफ की मदद से लंबाई और चौड़ाई का मान यहाँ पर रखिए। और इसी प्रकार साथियों आधार और लंब का मान, आधार का मान T हो जाएगा, लंब का मान V माइनस U हो जाएगा, और V माइनस U का मान AT यहाँ पर लाकर रख दीजिए। सरल कर लीजिए साथियों, तो आपको बहुत ही आसान शब्द में, बहुत ही आसान तरीके से गति का दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो साथियों देखिए कितना मज़ेदार है, कितना आसान भी है। तो साथियों इसको जल्दी से एक बार फिर से नोट कर लीजिए, अगर न नोट किए हो तो। फिर हम आप लोग से चर्चा करते हैं गति के तीसरे समीकरण के बारे में। साथियों बताया जाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको मिटा दिया जाए साथियों। साथियों अब हम लोग चर्चा करेंगे गति के तीसरे समीकरण की। किसकी चर्चा करेंगे साथियों? गति के तीसरे समीकरण। तो साथियों अगला है गति का तीसरा समीकरण। तो साथियों तीसरा समीकरण क्या है? आप लोग इसको तो जानते ही होंगे। क्या है साथियों? V² = U² प्लस 2AS। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। अब हम लोग इसके प्रूफ को देखने चल रहे हैं साथियों। इसको कैसे सिद्ध करते हैं?
तो साथियों इसकी शुरुआत बिल्कुल वैसे होगी जैसे गत के दूसरे समीकरण को किए थे। तो साथियों इसको भी एक बार लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं साथियों? वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी। तो साथियों इसको आप यस मान लीजिए। ये क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर उसी क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अर्थात साथियों चतुर्भुज के क्षेत्रफल कौन सा साथियों? ए बी डी ओ क्षेत्रफल के बराबर होगा साथियों। तो साथियों इसको भी आप लिख सकते हैं। साथियों कुल दूरी यस है। अब डायरेक्ट आप यस लिखिए। यस साथियों वही है जो ऊपर वाली लाइन में कहा गया है, वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी है। तो साथियों यहाँ पर जो चतुर्भुज है वह कैसा चतुर्भुज है साथियों? वह हो जाएगा समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। साथियों आप लोग गणित में पढ़े भी होंगे, जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है साथियों? वह होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। तो साथियों बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर 1/2 है, 1/2 लिख लीजिए। समांतर भुजा साथियों यहाँ पर कौन सी है पहले तो इसको समझ लीजिए। साथियों यहाँ पर एक समांतर भुजा ओ ए है और दूसरी साथियों यह बी डी है। तो साथियों समांतर जो भुजाओं का योग होगा वह ओ ए का मान कितना है साथियों? यू है, यू लिख लीजिए। और दूसरी समांतर भुजा साथियों बी डी है जो कि भी के बराबर है। तो योग है साथियों प्लस लिखना पड़ेगा। और जो दूसरी भुजा की लंबाई है साथियों वह भी है तो भी लिखना पड़ेगा। साथियों समांतर भुजाओं का योग हो गया, उनके बीच की दूरी कितनी है साथियों? टी है। तो साथियों यहाँ पर आपको टी लिखना पड़ेगा। साथियों आप गत के पहले समीकरण यहाँ से ही आप क्या देख रहे हैं, अगर टी का मान ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? आप इस ए को हटाएंगे, इधर ए गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। अर्थात साथियों यहाँ से ए बराबर क्या मिल जाएगा? भी माइनस यू बटे, इसको एक टी का मान ज्ञात करना है तो साथियों यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या मिल जाएगा साथियों? टी बराबर भी माइनस यू बटे ए मिल जाएगा। तो साथियों आप क्या कीजिए, यही मान टी का यहाँ पर ला के रख दीजिए। तो साथियों यहाँ पर देखिए भी माइनस यू है, तो साथियों इसको भी प्लस यू के रूप में भी योग है तो लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं, क्या मिल जाता है? यस बराबर 1/2 और साथियों इसको हम लोग भी प्लस यू लिख सकते हैं। अब क्या है साथियों, इस टी का मान यहाँ से लिखते हैं तो क्या मिल जाएगा साथियों? भी माइनस यू बटे टी मिल जाएगा। साथियों अगर हम चाहें तो इसको पूरे के बटे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथियों यहाँ पर देखिए भी प्लस यू है, ए भी माइनस यू है। साथियों इसको ए प्लस बी, ए माइनस बी मानते हुए ए प्लस बी ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी है। तो साथियों क्या हो जाएगा? ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। साथियों आप लोग इस फार्मूले को बहुत ही अच्छी तरह जानते होंगे। तो साथियों इसको जब आप सरल करेंगे तो आपको क्या मिल जाता है? यस बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2t। तो साथियों यहाँ पर यस बटे 1 लिखा जा सकता है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए तो क्या मिल जाता है साथियों? 1 से भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा साथियों? भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ही मिलेगा। और साथियों यहाँ पर अभी टी का मान है साथियों ए के रूप में आया है, तो साथियों यहाँ पर ए मिलेगा। क्या मिलेगा साथियों? ए मिलेगा। तो यहाँ पर ए आप बना लीजिए साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब क्या करते हैं, इस 2a से s में गुणा करेंगे साथियों तो यहाँ 2as के बराबर मिल जाएगा। अब साथियों इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो क्या मिल जाता है साथियों? भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो साथियों यही गत का तीसरा समीकरण है। तो साथियों देखें आप कितने आसानी से हम लोग गत के तीनों समीकरण को इस ग्राफ भी द्वारा सरल कर लिए और ज्ञात कर लिए। तो साथियों बस आज के लिए इतना ही। बस साथियों
आज चलते चलते बस आपसे एक ही उम्मीद करते हैं, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए साथियों, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए साथियों। अब हम लोग जो है अगले क्लास में गद्य के अगले पार्ट को पढ़ेंगे साथियों। तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।